गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोट्राइमर जी प्रोटीन के बारे में। दरअसल इससे पहला लेक्चर मेरा रिसेप्टर पे था, जीपीसीआर रिसेप्टर का डिटेल टाइप और स्ट्रक्चरली कैसे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जीपीसीआर डिफर करता है, उस पर डिटेल लेक्चर था। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो हेट्रोट्राइमर जी प्रोटीन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो समझने में सहूलियत होगी। तो आइए समझते हैं हेट्रोट्राइमर जी प्रोटीन क्या है। ये एक्चुअली स्विच प्रोटीन है। कोई भी जीपीसीआर मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसमें ये सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये कैसे सेंट्रल रोल प्ले करता है, इसको हम लोग एक सिग्नलिंग कास्केड्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक जीपीसीआर मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, 7 टाइम्स क्रॉस करता है, इसीलिए इसको हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये जीपीसीआर का ये एन टर्मिनल डोमेन बाहर होता है, ये आप जानते हैं। देखिए ये जीपीसीआर है, ये रिसेप्टर है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। इस साइटोसोलिक एंड पे, साइटोसोलिक साइड पे, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर लीफलेट है, ये आउटर लीफलेट है, ये हमारा इनर लीफलेट है, इनर लीफलेट। ये बेसिक कंसेप्ट जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये आउटर और इनर लीफलेट है। ये एक्चुअली यहाँ ये जो जी प्रोटीन है, स्विच प्रोटीन, ट्राइमर इससे लगा हुआ है साइटोसोलिक मेम्ब्रेन से, साइटोसोलिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन से ये ट्राइमर लगा हुआ है। ये एक्चुअली बीटा है और ये गामा है। ये दोनों बीटा और गामा डाइमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये डाइमर है, ठीक है। और चूंकि इसको जी प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ जीडीपी और जीटीपी एसोसिएटेड होता है। अगर ये जैसे ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट में अगर है, दो कंडीशन है, चूंकि इसको स्विच प्रोटीन बोलते हैं, ये स्विच है, स्विच प्रोटीन। जी ट्राइमेरिक प्रोटीन को स्विच प्रोटीन बोलते हैं। ऑन और ऑफ होता है, वो डिपेंड करता है कि इस अल्फा सब यूनिट के साथ अगर जीटीपी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव है, ऑन है। अगर ये जीडीपी लगा हुआ है मतलब ऑफ है। अब ये ऑन ऑफ कैसे होता है, देखिए ये यहां अगर कोई लिगेंड बाइंड किया, इसके लिगेंड बाइंडिंग डोमेन से अगर लिगेंड बाइंड किया, लिगेंड, तो ये लिगेंड जैसे बाइंड करता है तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है, ठीक है। और ये चेंजेज बेसिकली इसके लूप के अंदर आता है, जिसको आईसीएल बोलते हैं, इंट्रासेलुलर लूप। इसमें 3 लूप बनता है, पिछले लेक्चर में डिटेल में बताए हैं। लूप 1, ये इंट्रासेलुलर लूप 2, इंट्रासेलुलर लूप 3, ICL3, ये 3 लूप है। तीनों लूप के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है। वो कब आता है, अकॉर्डिंग टू लिगेंड। जैसे लिगेंड बाइंड करेगा तो ये इसके साथ इस लूप के अंदर, इंट्रासेलुलर लूप के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज आएगा, और उस चेंजेज के हिसाब से एटीपेज एक्टिवेट होगा, और उसके बाद वो स्विच का ऑन और ऑफ इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये दरअसल अगर ये ऑफ स्टेट में है मतलब इस अल्फा के साथ जीडीपी एसोसिएटेड है। अगर ये ऑन स्टेट में है, इस अल्फा के साथ जीटीपी एसोसिएटेड है। मतलब ऑफ स्टेट में है तो जीडीपी बाउंड है, ऑन स्टेट में है मतलब जीटीपी बाउंड है। तो ये 2 डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करता है। यही जैसे एक्टिवेट हो जाता है ये, अगर एक नॉर्मल सिग्नलिंग कास्केड्स का बात आपको बताएं, अभी तो हम लोग आज का लेक्चर हम लोग स्टिक करेंगे इस पे, हेट्रोट्राइमर पे, इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे बात करेंगे कि कैसे ये
इनर लीफलेट के साथ कैसे ये स्टक्ड है, ये कैसे एंकर्ड है, इस पे डिटेल बात करने वाले हैं। उससे पहले कि आपको ये बताएं कि अगर इसके नॉर्मल कास्केड पाथवे की बात करें तो ये जैसे एक्टिवेट हो जाता है, मतलब इसके साथ ये जीटीपी लग जाता है, और जीटीपी जैसे लग जाता है उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है अल्फ़ा, और अल्फ़ा जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो ये टारगेट प्रोटीन को यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में, इसके लिए अगर हम साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे की बात कर रहे हो तब क्या होगा कि ये अल्फ़ा एक्टिवेट करेगा एक प्रोटीन को जो मेम्ब्रेन बाउंड इंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज को ये एक्टिवेट करता है ये अल्फ़ा। और ये जब इसको एक्टिवेट करता है तो एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या है कि एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और ये साइक्लिक एएमपी एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ये जाके नेक्स्ट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जिसको बोलते हैं हम लोग पीके, प्रोटीन काइनेज ए को, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। ये चूंकि काइनेज है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं क्रेब, ठीक है। ये क्रेब को एक्टिवेट करता है, मतलब ये चूंकि काइनेज है तो इसका एक्टिवेशन इसके फॉस्फोरिलेशन पे डिपेंड करेगा, और तब जाके ये दरअसल ये न्यूक्लियर में इंटर करता है, ये न्यूक्लियर में पोर के थ्रू इंटर किया क्रेब, और यहाँ पे जो जीन है इसको ट्रांसक्राइब कराया, ठीक है, और उसके हिसाब से जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जीन एक्सप्रेशन। तो ये नॉर्मल पाथवे है, कैस्केड पाथवे है जो एक्टिवेट होता है। लेकिन आज हम लोग बेसिकली इस पे तो अलग से लेक्चर करेंगे ही। आज हम लोग का लेक्चर इस बात पे है कि अल्फा बीटा गामा ये जो ट्राइमर है, ये जो स्विच प्रोटीन है, सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे बात करते हैं कि ये कैसे इनर लीफलेट के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और दूसरा कि ये किस तरह का, ये इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा कॉम्बिनेशन, बीटा और गामा के कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ 16 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा एग्जिस्ट करता है, उस पर बात करेंगे। बीटा 5 तरह का एग्जिस्ट करता है, गामा 12 तरह का डिफरेंट, और वो सब का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग टिश्यू और अलग अलग सिग्नलिंग कास्केट्स, जीपीसीआर मेडिएटेड सिग्नलिंग कास्केट्स है, उसके अलग अलग फैमिली में अलग अलग उसका अल्फा बीटा गामा का कॉम्बिनेशन है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेक्चर की शुरुआत इसके स्ट्रक्चर से करते हैं कि अल्फा दरअसल कैसे इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। तो अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा इस मेम्ब्रेन के साथ बेसिकली कोवैलेंटली अटैच्ड है। ये कैसे अटैच्ड है? कोवैलेंटली अटैच्ड, कोवैलेंटली। और ये कोवैलेंटली किस तरह से अटैचमेंट है? अगर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का बेसिक कंसेप्ट हो तो कोई भी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होगा या तो इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक हो सकता है, या तो ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकता है, या लिपिड लिंक्ड हो सकता है। तो ये अल्फा दरअसल लिपिड लिंक्ड है। ये अल्फा प्रोटीन, ये जो अल्फा है ये क्या है? लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन 3 तरह का होता है। जैसे लिपिड लिंक्ड प्रोटीन का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फैटी एसाइलेटेड, एक को बोलते हैं फैटी एसाइलेटेड, दूसरा होता है प्रीनाइलेटेड, फैटी एसाइलेटेड लिपिड लिंक्ड, लिपिड लिंक्ड, और दूसरा प्रीनाइलेटेड लिपिड लिंक्ड, लिपिड लिंक्ड, और तीसरा जीपीआई, जीपीआई लिंक्ड, ग्लाइकोसाइल
फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल लिंक्ड। ये 3 तरह का कोई भी कभी भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड लिंक्ड होता है। अब ये तीनों में से ये अल्फा किस तरह का है? सबसे पहले अल्फा की बात कर रहे हैं तो अल्फा फैटी एसाइलेटेड है। फैटी एसाइलेटेड 2 तरह का होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मारिस्टोइलेटेड और पाल्मिटोइलेटेड। पाल्मिटोइलेटेड और मारिस्टोइलेटेड। ठीक है, ये पाल्मिटोइलेटेड लिंक्ड हो सकता है या मारिस्टोइलेटेड लिंक्ड हो सकता है। पाल्मिटोइलेटेड लिंक्ड जनरली ये अल्फा एस पाल्मिटोइलेटेड होता है, एस पाल्मिटोइलेटेड। और ये जो मारिस्टोइलेटेड एग्जिस्ट करता है वो एन मारिस्टोइलेटेड। तो ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब दरअसल एस पाल्मिटोइलेटेड एन पाल्मिटोइलेटेड कहाँ होता है? अब जितना तरह का ये अल्फा है, जिसमें सबसे कॉमन अल्फा जो हम लोग जानते हैं, ये जो जी अल्फा एस टाइप है, स्टिमुलेटरी टाइप, ये जो जी अल्फा एस है ये एक्चुअली एस पाल्मिटोइलेटेड होता है, एस पाल्मिटोइलेटेड। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। और ये जो मारिस्टोइलेटेड होता है वो जी अल्फा T1 और जी अल्फा T2 होता है, ये अल्फा का टाइप है। तो ये एग्जाम्पल है एन मारिस्टोइलेटेड का, ये एग्जाम्पल है जी अल्फा एस पाल्मिटोइलेटेड का। अब ये एक्चुअली कैसे है, एस पाल्मिटोइलेशन मेम्ब्रेन में होता कैसे है? तो अल्फा के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर बात करना शुरू करते हैं कि आखिर ये कैसे लिंक्ड है मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हमारा ये जो इनर लिफलेट के साथ, इनर लिफलेट साइड में जो हमारा ये अल्फा है, उस अल्फा के साथ कैसे पाल्मिटोइलेशन है या मारिस्टोइलेशन है। तो सबसे पहले एस पाल्मिटोइलेशन के बारे में आपको बताएं। जैसे पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, जैसे पाल्मिटिक एसिड, ये पाल्मिटिक एसिड क्या है? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हेक्साडेकानोइक एसिड। हेक्साडेकानोइक एसिड 16 कार्बन का है। ये हेक्साडेकानोइक एसिड ये काफ़ी है बताने के लिए कि ये लिपिड 16 कार्बन का है, 16 कार्बन। अब ये स्ट्रक्चरली ये कैसा है ये देखते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये देखिए, ये हेक्साडेकानोइक एसिड पाल्मिटिक एसिड है। अब ये जो हमारा अल्फा है, अल्फा जैसे अल्फा जो इनर मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्ट है, तो ये चूंकि ये अल्फा प्रोटीन है, एन टर्मिनस होगा और सी टर्मिनस होगा। इधर एन टर्मिनस बताते हैं चूंकि लिंकेज दिखाने में आसानी होगा। ये सी टर्मिनस है, ठीक है। ये एन टर्मिनस है, ये अल्फा प्रोटीन का, ये अल्फा प्रोटीन का ये एन टर्मिनस है और ये सी टर्मिनस है। नियरर टू एन टर्मिनस इस अल्फा प्रोटीन में सिस्टीन रेसिड्यू होता है। ये सिस्टीन चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक एमाइनो एसिड है, तो ये जो पाल्मिटोइलेशन होता है, पाल्मिटोइलेशन इस लिपिड के साथ, पाल्मिटिक एसिड के साथ ये जो लिंक्ड है, ये हमारा अल्फा मेम्ब्रेन के इनर लिपिड के साथ, तो ये सिस्टीन के साथ लिंक है। अब एक्चुअली सिस्टीन का स्ट्रक्चर अगर आपको हम दिखाएं तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर ये समझने में, इसके लिंकेज को समझने में आसानी होगी। देखिए सिस्टीन का स्ट्रक्चर क्या है। ये है सिस्टीन का स्ट्रक्चर।
साथ ही साथ ये कार्बन है, वो है, और ये OH है। ये दरअसल पूरा अगर यहाँ लिख दें तो ये सिस्टीन है, और यही सिस्टीन के साथ ये लिंक्ड है। अब अगर हम बात कर रहे हैं पाल्मिटोइलेशन का, पाल्मिटोइलेशन, वो भी एस पाल्मिटोइलेशन की बात कर रहे हैं, एस पाल्मिटोइलेशन। तो ये लिंकेज किस तरह का होगा? देखिए, अगर ये स्ट्रक्चरली, अगर इधर से हम फिर से एक स्ट्रक्चर आपको पाल्मिटिक एसिड का ड्रॉ करके और लिंकेज दिखा दें तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि कैसे लिंकेज है दरअसल। इसको देखिए, ये अगर इधर से आपको दिखाएं तो C है, O है, OH है, CHH और ये 14 और CHHH। देखिए, एस पाल्मिटोइलेशन अगर हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? इसके साथ ये वाटर कंडेंसेशन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। और जो ये लिंकेज है आपको यहाँ दिखाएं, ये अलग कलर से है, ये जो S और थायोल ग्रुप और यहाँ कार्बन के बीच में जो लिंकेज है, ये लिंकेज को ही एस पाल्मिटोइलेशन बोलते हैं। इस तरह से सिस्टीन से हमारा, सिस्टीन से ये पाल्मिटिक एसिड लिंक्ड हो गया, और इस तरह का लिंकेज को क्या बोलते हैं? थायोस्टर लिंकेज है ये थायोस्टर लिंकेज है। किस तरह का लिंकेज है? ये थायोस्टर लिंकेज है। तो अल्फा, ये हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो है, इसी तरह से ये लिंक्ड है। उसी तरह से अगर हम बात करें मारिस्टिक एसिड का, ये जो एन मारिस्टोइल जो कंडीशन है कि अल्फा एम मारिस्टोइलेटेड है, तो एन मारिस्टोइलेटेड का क्या मतलब हुआ ये देखते हैं। एन, पहले तो मारिस्टिक एसिड को क्या बोलते हैं? ये जो पहले हम लोग बात कर रहे हैं एन मारिस्टोइलेशन का, एन मारिस्टोइलेशन, एन मारिस्टोइलेशन भी कॉमन है अल्फा के अंदर। तो एन मारिस्टोइलेशन क्या है? मारिस्टिक एसिड क्या है? ये मारिस्टिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। देखिए, ये हमारा देखिए, ये मारिस्टिक एसिड है। अब मारिस्टोइलेशन किस एमिनो एसिड के साथ होता है? अगर हम बोल रहे थे उसके केस में, एस पाल्मिटोइलेशन के केस में, तो अल्फा के अंदर जो सिस्टीन है, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिस्टीन है, उसके साथ लिंकेज है। ये एक्चुअली कॉमनली एन मारिस्टोइलेशन बेसिकली ग्लाइसिन रेसिड्यू के साथ होता है। इस प्रोटीन में एन टर्मिनस एंड पे पाया जाने वाला ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन बेसिकली उसके साथ एन मारिस्टोइलेशन होगा। अब ये एक्चुअली ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हम आपको दिखाएं तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर से आप अवेयर हैं कि देखिए, एन यहां से दिखाते हैं, जैसे देखिए NH ये है, ये ग्लाइसिन है, दरअसल सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। अब इसके साथ एक किस तरह का बॉन्ड बनाता है आप देखिए, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है एमाइड लिंकेज होता है। ये एमाइड, ये एमाइड लिंकेज है। ये कैसे है आप देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना रहा है और ये वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये लिंकेज है, माइड लिंकेज है। और इस तरह का अल्फा सब यूनिट जो अल्फा हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है, ये हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन उसके साथ ये स्टक रहता है इनर मेम्ब्रेन के साथ अल्फा। तो ये एक्चुअली अल्फा का बेसिक कंसेप्ट था कि अल्फा इनर मेम्ब्रेन के साथ कैसे स्टक्ड है। अब दूसरा देखते हैं जो इसके साथ बीटा और गामा है। जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखेंगे तो एक अलग से स्ट्रक्चर आपको बताते हैं हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन का, बिना किसी रिसेप्टर का। ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन,
मैंने आउटर लीफलेट और ये इनर लीफलेट है। अब इस इनर लीफलेट के साथ जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसके साथ ये देखिए ये अल्फा है, अल्फा है। अब इसके साथ ये कैसे लिंक्ड है, ये कैसे स्ट्रक्ट है, एस पाल्मिटोआइलेशन, एस पाल्मिटोआइलेशन जो कि फैटी एसाइलेशन है एक तरह का, दूसरा एन मारिस्टोआइलेशन। इसी दो में से कोई हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा अल्फा का कॉम्बिनेशन है। तो एस पाल्मिटोआइलेशन और एन पाल्मिटोआइलेशन। अब गामा देखिए, इसमें जो डाइमर एग्जिस्ट करता है, ये डाइमर बीटा और गामा, इसमें गामा दरअसल लिंक्ड है। ये गामा अटैच्ड होता है इनर मेम्ब्रेन के साथ, बीटा किसी तरह से मेम्ब्रेन में स्ट्रक नहीं है, इसीलिए दोनों एक साथ डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये दोनों। तो ये बात याद रखना पड़ेगा। अब ये तो हम लोग समझ गए कि एस पाल्मिटोआइलेशन और एन मारिस्टोआइलेशन है इसका, ये लिपिड लिंक्ड है, लिपिडेशन कुछ इस तरह का है। लेकिन इसका कैसा लिपिडेशन है, गामा का कैसा है, इसको समझते हैं। ये गामा बेसिकली प्रीनाइलेशन है। ये प्रीनाइलेशन का क्या मतलब होता है, प्रीनाइलेशन भी एक तरह का लिपिडेशन है जिसमें प्रीनाइल ग्रुप, प्रीनाइल का मतलब होता है आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ लिपिड को प्रीनाइल बोलते हैं। और इस तरह के जिससे इस लिपिड से जो प्रोटीन बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन और प्रीनाइलेटेड लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। तो प्रीनाइलेशन दो तरह का होता है। ये प्रीनाइलेशन के बारे में आपको थोड़ी देर पहले जब ब्रीफ कर रहे थे तो बताए थे कि ये प्रीनाइलेशन फार्नेसाइल हो सकता है, फार्नेसाइल, और दूसरा हो सकता है जेरेनाइल, जेरेनाइल मतलब फर्नाइसेलेशन हो सकता है, फार्नेसाइलेशन, और दूसरा जेरेनाइल, जेरेनाइलेशन हो सकता है। ये दो ही तरह का प्रीनाइलेशन एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ गामा। अब फार्नेसाइलेशन और जेरेनाइलेशन में क्या अंतर है ये समझते हैं। अब देखिए, ये प्रीनाइलेशन का मतलब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आइसोप्रीनोइड यूनिट से बना हुआ, आइसोप्रीनोइड, प्रीनोइड यूनिट का जो लिपिड है इसको बोलते हैं प्रीनाइलेशन। अब देखिए, फार्नेसाइलेशन हो रहा है, जेरेनाइलेशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो गामा है, गामा सब यूनिट है, ये कैसे मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्ट है, इस पे बात करते हैं। जैसे देखिए, कोई भी प्रोटीन अगर मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ जुड़ना है, इसको लिपिडेशन उसका होना है, तो उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे अगर ये गामा प्रोटीन है, ये देखिए यहाँ अगर देखते हैं, ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है, और ये हमारा गामा प्रोटीन है, ये गामा प्रोटीन है, ये हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन का गामा है। ये गामा प्रोटीन दरअसल प्रीनाइलेटेड है, ये इनर लिपलेट के साथ प्रीनाइलेटेड है। तो प्रीनाइलेशन में ये फर्नाइसाइलेशन हो सकता है या जेरेनाइलेशन हो सकता है। अब अगर गामा प्रोटीन प्रीनाइलेशन है तो प्रीनाइलेशन होने के लिए मिनिमम कुछ क्राइटेरिया है। जैसे जो प्रोटीन का प्रीनाइलेशन होना है उसके सी टर्मिनल पे इंपॉर्टेंट एक बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स होता ही है जिसको बोलते हैं काक्स बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये काक्स बॉक्स होना चाहिए। ये काक्स का मतलब क्या हुआ, काक्स का मतलब हुआ, सी का मतलब सिस्टीन से है, सिस्टीन से है, ए से मतलब है एलिफेटिक एमिनो एसिड, एलिफेटिक एमाइनो एसिड। ये एलिफेटिक एमाइनो एसिड को बोलते हैं। एक्स का मतलब कोई एमाइनो एसिड, एनी एमाइनो एसिड, एनी एमाइनो एसिड, एक्स का नोमेनक्लेचर यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स मेन डिटर्मिनेंट है। कैसे एक्स डिटरमाइन करता है कि प्रीनाइलेशन में किस तरह का प्रीनाइलेशन होगा, ये फर्नेसाइलेशन होगा या जेरेनाइलेशन होगा, ये डिपेंड करेगा कि एक्स पोजीशन पे कौन सा एमाइनो एसिड है, इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि ये काक्स बॉक्स के अंदर जो एलिफेटिक मतलब नॉन पोलर एमाइनो एसिड है, ये नॉन पोलर एमाइनो एसिड जो है
एमाइनो एसिड, ये कौन कौन सा एमाइनो एसिड है? इसमें कॉमनली एमाइनो एसिड जो पाया जाता है वो ग्लाइसिन होता है, दूसरा एलानिन होता है, तीसरा ये वैलिन होता है, और चौथा ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन या आइसोल्यूसीन। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना चाहिए। काक्स में कभी भी CAA कैपिटल से नहीं लिखते, ठीक है, C स्मॉल AAX। अब ये एल्फेटिक एमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन यही हो सकता है। अब देखिए, और इस चौथे पोजीशन पे अगर, हालांकि प्रोटीन का नोमेनक्लेचरिंग जब करते हैं तो एन टर्मिनल से इंड से करते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपको बताएं तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे अगर C टर्मिनल से, हालांकि करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट तरीका ये नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट काक्स बॉक्स के समझाने के लिए, उसका सिस्टीन का पोजीशन बताने के लिए हमें इस तरफ से नोमेनक्लेचरिंग करना पड़ रहा है। ये फोर्थ पोजीशन पे है दरअसल, इधर से अगर बात करें तो ये फोर्थ पोजीशन पे सिस्टीन होगा, और ये यहाँ पे ये जो X होगा, एलिफेटिक एमाइनो एसिड जो होता है इसमें, यहाँ जो डबल एलिफेटिक एमाइनो एसिड होगा ये दोनों डिफरेंट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लाइसिन का रिपीट होगा, एलानिन का रिपीट नहीं होगा, वैलिन का रिपीट नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, ये बात याद रखना चाहिए। अब देखिए X कैसे डिटरमाइन करता है कि फर्नेसाइलेशन होगा या जेरेनाइलेशन होगा, ये कैसे होगा? फर्नेसाइल का मतलब पहले आपको ये बता दें कि ये 5 का, ये जो 15 कार्बन का है, ये 15 कार्बन का फर्नेसाइल अगर है तो 15 कार्बन का लिपिड है, और जेरेनाइल है मतलब 20 कार्बन का है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, ये 20 कार्बन का है, ये 15 कार्बन का है, ये याद रखना चाहिए। अब देखिए, एक्स पोजीशन डिटरमाइन करेगा कि फर्नेसाइलेशन होगा या जेरेनाइलेशन होगा। एक्स पोजीशन पे अगर हम बोल रहे हैं कि अगर एक्स पोजीशन पे मिथायोनिन है, ठीक है, इसी एक्स पोजीशन पे अगर एलानिन है, ठीक है, इसी एस पोजीशन पे अगर सेरीन है, ये 3 एमाइनो एसिड अगर काक्स बॉक्स के एक्स पोजीशन पे है, इसका मतलब कि प्रीनाइलेशन किस तरह का होगा? फर्नेसाइलेशन होगा इसका, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसके एक्स पोजीशन पे, ये एक्स काक्स बॉक्स के एक्स पोजीशन पे अगर ल्यूसीन है, इसका मतलब इसका जेरेनाइलेशन होगा, ये याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो गामा है, इसका जो प्रीनाइलेशन हुआ है तो ये फर्नेसाइलेशन भी हो सकता है, जेरेनाइलेशन भी हो सकता है। मोस्टली जो गामा है ये फर्नेसाइलेशन होता है। अब ये फर्नेसाइलेशन कैसे होता है इस पे बात करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये सिस्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सिस्टीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये ऐसा आइसोप्रीन यूनिट है। प्रीनाइलेशन मतलब कि आइसोप्रीन यूनिट, अगर 3 आइसोप्रीन यूनिट एक साथ कंडेंस है तो ये फर्नेसाइल है, अगर 4 है मतलब कि वो जेरेनाइल है। अब देखिए 3 कॉमन है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो सिस्टीन आपको स्ट्रक्चर बताएं और कैसे इसमें ये फर्नेसाइलेशन होगा, ये गामा कैसे इनर लीफलेट के साथ अटैच्ड होगा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टीन का आपको स्ट्रक्चर बताएं। ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग देखिए थायोल ग्रुप होता है इसके पास, और यहाँ पे OH है। ये सिस्टीन है बेसिकली, ये क्या है? सिस्टीन। इस सिस्टीन के साथ इसके साथ लिंक्ड होता है हमारा फर्नेसाइल। अब फर्नेसाइल को अगर हम ऐसे बनाएं, देखिए एक यूनिट है, एक आइसोप्रीन यूनिट है, ये आइसोप्रीन यूनिट है सिंगल। दूसरा देखिए
तीसरा देखिए, ये तीसरा देखिए, ये तीनों जुड़ गया, अगर देखिए ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ गया, और इस पे आप हमारा ये डबल बॉन्ड है, इस पे हमारा डबल बॉन्ड है, इस पे हमारा डबल बॉन्ड है, और इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, जो अभी दिखा देते हैं, हालांकि लाइन से शो करते हैं तो दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं। देखिए ये एक्चुअली, और ये वाला जो इंड है इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये सल्फर के साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग थायो ईथर लिंकेज बोलते हैं। ये थायो ईथर लिंकेज है, यही है दरअसल फार्नेसाइलेशन। जो एक तरह का प्रीनाइलेशन है। तो यही ऐसे ही गामा, हेट्रोट्राइमर का गामा इसी के साथ ऐसे लिंक्ड होता है। अब अगर हम आपको एक सिचुएशन बताएं कि जिसमें अगर सिग्नलिंग कास्केड्स परफॉर्म हो रहा है, जिसमें आके रिसेप्टर पे लिगेंड बाइंड किया है, तब किस स्टेट में ये कैसे एग्जिस्ट करता है हेट्रोट्राइमेरिक, ये आपको दिखाएं। जैसे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के साथ ये हमारा ये रिसेप्टर है, जीपीसीआर रिसेप्टर है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ठीक है। ये कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है, ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल। यहाँ जैसे देखिए इनिशियली ऑफ स्टेट में है, ये अगर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें किसी तरह का लिगेंड बाइंड नहीं किया है, तो इसके साथ जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है, यहाँ ये अल्फ़ा के साथ ये जीडीपी एसोसिएटेड है। यहाँ इसी के साथ ये हमारा ये गामा और ये बीटा लिंक्ड है। लेकिन अगर इसी कंडीशन के साथ अगर बोलें कि ये ऑफ स्टेट में है, लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसा हो जाए कि ऑन हो जाए, ऑन कंडीशन में क्या होगा? ऑन कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसके साथ लिगेंड आके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके इस बाइंड कर गया है इस रिसेप्टर पे। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ देखिए ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और रिसेप्टर दूसरे कलर से दिखाते हैं। देखिए ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। अब देखिए यहाँ पे आके अगर लिगेंड बाइंड कर गया, ये लिगेंड है, अगर ये लिगेंड अगर यहाँ बाइंड कर गया है, तो ये लिगेंड बाइंड करने से क्या होगा? ये जो हमारा इसके अंदर जो इंट्रासेलुलर लूप है, इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और ये कन्फॉर्मेशनल चेंज जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और ये जी प्रोटीन और अल्फा, ये जी प्रोटीन जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए जेफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और यहाँ पे जो हमारा ये सेपरेट हो जाएगा। ये इनिशियली देखिए एकदम नियरर है जब ऑफ स्टेट में है, लेकिन जैसे लिगेंड बाइंड करता है तो ये सेपरेट हो जाता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा, ये देखिए सेपरेट हो गया। लेकिन आफ्टर सेपरेशन जो बीटा होगा और गामा होगा एक ही साथ वर्क करता है, और ये सब सेपरेट करने के बाद ये अलग अलग सिग्नलिंग कास्केड्स ऑपरेट कर सकता है। इसका टारगेट साइट, अल्फा का टारगेट साइट हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम एडिनाइलेट साइक्लेज होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका बीटा गामा का क्या हो सकता है? इसका टारगेट साइट दूसरा हो सकता है। इसका टारगेट साइट PLC है, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी। ये सब क्या है? ये PLC एडिनाइलेट साइक्लेज इफेक्टर मॉलिक्यूल है, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है। तो क्या किया
ये जो हमारा हेट्रोडाइमेरिक जी प्रोटीन है इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। इफेक्टर मॉलिक्यूल फर्दर ये सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। वो सेकेंडरी मैसेंजर दरअसल ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफिक टू द लिगेंड जिसके हिसाब का जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए उसको एक्टिवेट करता है और फिर उसके हिसाब से जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो आज का मेरा मोटो ये था कि ये जो अल्फा और बीटा और गामा जो हेट्रोट्राइमर है उसके स्ट्रक्चर पे बात करें, क्योंकि इस पे बहुत सारा डिटेल बहुत सारे बुक में नहीं होता है, इसलिए मेरा टारगेट यही था कि इस पे बात किया जाए हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन पे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एडिनाइलेट साइक्लेज का पूरा डिटेल करेंगे, उसके टाइप पे बात करेंगे, कौन सा एडिनाइलेट साइक्लेज किस अल्फा और बीटा सब यूनिट के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट होता है। एडिनाइलेट साइक्लेज 3 कब होगा एक्टिवेट, 2 कब एक्टिवेट होगा, 6 कब एक्टिवेट होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। अगर ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी तरह का इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।